हाय एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास के अंदर बच्चों मैं आपको करवाऊंगी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बिहाइव के क्वेश्चंस। ठीक है, आपका जो बिहाइव बुक है उसमें जो आपका चैप्टर्स है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो आज की क्लास के अंदर हम टॉप 25 क्वेश्चंस जो हैं वो प्रैक्टिस करने वाले हैं। अलग अलग चैप्टर्स जो आपके हैं उन सभी चैप्टर्स में से ये वाले क्वेश्चंस वैसे हैं जो आपको प्रिपेयर करने ही करने हैं। ठीक है, तो ये आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस लगा लो, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस लगा लो, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस है जिन्हें आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को जिसके अंदर हम बिहाइव बुक के चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं। और आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पर, जो कहता है व्हाट लेसन डज the fun they had teach about appreciating the present moment in our lives। कि the fun they had chapter जब हम पढ़ते हैं तो क्या पाठ वो चैप्टर हमें पढ़ाता है about appreciating the present moments in our life। किस चीज के बारे में, कि कैसे हमें अपने प्रेजेंट मोमेंट्स जो है लाइफ के उनको एंजॉय करना चाहिए। क्या इसके बारे में वो कोई एक बात हम लोगों को सिखाता है द फन दे हैड चैप्टर। तो देखो, द स्टोरी टीचेस द लेसन ऑफ अप्रिशिएटिंग द प्रेजेंट बाय शोइंग मार्जीज लॉन्गिंग फॉर द पास्ट। तो ये जो चैप्टर है ना, ये हमें बताता है कि अभी हमारा जो प्रेजेंट है ना उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि हम अगर फ्यूचर में एक बच्चे को देखते हैं, माजी जैसे बच्चे को देखते हैं, तो उसका जो मतलब पूरा इन्वायरमेंट है, जिस तरीके से वो पढ़ाई कर रही है ना, उसके पास दोस्त नहीं है, वो स्कूल नहीं जाती है, कमरे में बैठ के उसकी पढ़ाई हो रही है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत ही बेकार है। क्योंकि अगर अभी हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम स्कूल जाते हैं, हमारे दोस्त हैं, है ना, हमें टीचर्स पढ़ाते, तो वो चीज़ हम लोगों को अभी अप्रिशिएट करनी चाहिए, विच मेक्स हर ओवरलुक द पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ हर करंट लाइफ। लेकिन कहीं ना कहीं अब मार्जी क्या कर रही है, मार्जी भी इतने सालों बाद जो है वो प्रेजेंट टाइम में नहीं जी रही है ना, वो उसका लॉन्गिंग क्या कि भाई पास्ट में कितने अच्छे स्कूल्स होते थे, ये होता था, वो होता था, लेकिन जैसे उसके स्कूल्स हैं शायद अभी के बच्चों को वो फायदे नहीं मिल रहे हैं जो उस टाइम पर उन बच्चों को मिल रहे होंगे। जैसे आज के टाइम पर आप लोगों को ये फायदा है कि अभी आप घर बैठे बैठे वीडियोस देख पा रहे हो, आपको कोई भी डाउट होता है आप हजारों वेबसाइट्स पे जाकर अपना सोल्यूशन पा सकते हो। अदरवाइज पहले क्या होता था, एक अगर क्वेश्चन नहीं आता तो पहले बात तो टीचर से पूछने में इतना डर लगता था, और अगर बाई चांस पूछ भी लिया तो टीचर के थप्पड़ से बहुत डर लगता था, और अगर टीचर ने थप्पड़ मार भी दिया, इतनी हिम्मत कर भी ली, तो भी मतलब अगली बार हम अगर नहीं समझ में आया, एक बार टीचर ने समझा दिया तो हम वापस से पूछने में बहुत डरते थे। भाई मैं तो बहुत डरती थी, पर्सनली मैं बता रही हूँ, तो मेरी तो बहुत ही ज्यादा हालत खराब होती थी अगर मुझे कोई क्वेश्चन किसी टीचर से पूछना होता था। तो वैसे मैं अगड़म तिगड़म बाजी में बहुत बलक थी कि भाई हाँ स्पोर्ट्स कैप्टन हूँ, बाकी सब कर लूंगी, बट डाउट पूछने में बहुत ज्यादा डर लगता था। तो फायदे होते हैं, अब वो वाला डर है ही नहीं बच्चों के अंदर। अब बच्चों में बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है क्योंकि उनके पास नॉलेज बहुत सारा है, उनके पास एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है, उनके पास रिसोर्सेज बहुत सारी है, तो उनको अच्छा खासा पता है। So her fascination with traditional schools highlights the value of human connections and shared learning, encouraging readers to cherish their current educational experiences such as interacting with teachers and peers। तो अब यहाँ पर कर रहे हैं her fascination with traditional schools, कि उसका ये जो फैसिनेशन चल रहा था कि ट्रेडिशनल स्कूल्स कितने अच्छे होते थे, है ना, वो बताता है, हाईलाइट करता है द वैल्यू ऑफ ह्यूमन कनेक्शन, कि जो ह्यूमन कनेक्शन है ना उसका कितना ज्यादा वैल्यू है। ठीक है, आप टेक्नोलॉजी में कितना भी आगे बढ़ जाओ, बट जो ह्यूमन कनेक्शन है ना उसको आप कैसे खत्म कर पाओगे। एंड शेयर्ड लर्निंग, एनकरेजिंग रीडर्स, और कहीं ना कहीं एनकरेज कर रहे हैं रीडर्स को टू चेरिश देयर करंट एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस, कि आप अभी अपने जो प्रेजेंट के एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस हैं उनको भी खुशी खुशी जियो। ठीक है, सच एज इंटरैक्टिंग विद टीचर्स एंड पियर्स। सो द स्टोरी सजेस्ट दैट व्हाइल टेक्नोलॉजी हैज इट्स प्लेस, तो कहानी सीधा सीधा दर्शाती है कि टेक्नोलॉजी ठीक है भाई होनी भी चाहिए, उसकी अपनी जगह है, द प्रेजेंट मोमेंट ऑफर्स यूनिक अपॉर्चुनिटीज फॉर कनेक्शन एंड ग्रोथ दैट शुड नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड। तो ये जो कनेक्शन और ये जो ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी हमको मिल रहा है ना, ये हमें फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। अर्जिंग अस टू फाइंड जॉय इन आवर सराउंडिंग्स, और कहीं ना कहीं ये हमें उकसा रही है, अर्ज करते हैं कि हम अपने आसपास की चीजों में ही खुशी ढूंढें। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ डज द स्टोरी कॉशन अगेंस्ट ओवर डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी इन आवर लाइव्स, कि ये जो कहानी है ये कैसे हम लोगों को सावधान कर रही है, किसके अगेंस्ट, ओवर डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी, की कैसे हम लोगों का ना धीरे धीरे करके एक बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंस होने लगा है या हो रहा है, किस चीज पर,
टेक्नोलॉजी पर हमारी जिंदगी में. सो द स्टोरी कॉशंस अगेंस्ट ओवर डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी बाय डिपिक्टिंग मार्जीज रोबोटिक एजुकेशन एज आइसोलेशन एंड जॉयलेस, लैकिंग द ह्यूमन कनेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल स्कूल्स. सो वो बोल रहे हैं कि स्टोरी जो है वो हमें साफ साफ बता रही है ओवर डिपेंडेंस के बारे में कि भाई हम लोगों को सावधान होना चाहिए, हमें इतना ज्यादा डिपेंड नहीं होना है, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी पे. क्या डिपिक्ट करके? बाय डिपिक्टिंग मार्जीज रोबोटिक एजुकेशन, कि मार्जी देखो इतने सालों बाद कैसे रोबोट से पढ़ रही है, एज आइसोलेटिंग एंड जॉयलेस. वो उसको दिखा रहे हैं कि कितना बोरिंग है उसके लिए इस तरीके की पढ़ाई करना. लैकिंग द ह्यूमन कनेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल स्कूल्स, और कहीं ना कहीं इसके अंदर ट्रेडिशनल स्कूल्स की जो ह्यूमन कनेक्शन है ना वो बिल्कुल खत्म है, वो है ही नहीं. सो हर मैकेनिकल टीचर डिलीवर्स लेसन्स विदाउट वार्मथ. उनका जो मैकेनिकल टीचर है वो बिना वार्म के, मतलब मैकेनिकल टीचर के अंदर कोई इमोशन थोड़ी है, वो तो बस अपना लेक्चर डिलीवर कर रहा है, आके बड़बड़ बड़बड़ करके चला जा रहा है. अब अगर मान लीजिए आपका मूड अच्छा नहीं है, आप उदास हैं, तो जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं ना तो टीचर को पता होता है कि सामने वाला बच्चा उदास है, वो उससे पूछते हैं, उससे शेयर करते हैं, उसको समझाते हैं. रोबोट ऐसा करेगा क्या? नहीं. एंड द एब्सेंस ऑफ क्लासमेट्स और रिसेस मेक्स लर्निंग मोनोटोनस. और बोल रहे हैं कि भाई जो क्लासमेट्स ना होना है ना, रिसेस ना होना, इस कहीं ना कहीं ये लर्निंग को बहुत ज्यादा मोनोटोनस बना देता है कि सेम वही चीज आप रोज कर रहे हो, विच इज बोरिंग. सो बाय कॉन्ट्रास्टिंग दिस विद द वाइब्रेंट कम्युनल लर्निंग ऑफ द पास्ट. तो अब अगर हम देखें वो क्या कर रहे हैं, बेसिकली वो एक कॉन्ट्रास्ट शो कर रहे हैं अभी के टाइम के जो माजी एक्सपीरियंस कर रहे हैं और जो पुराने जमाने के स्कूल्स होते थे, मतलब स्कूल में जाकर जो बच्चे पढ़ा करते थे उनसे, कि वो कितना मजेदार होता था. द स्टोरी वार्न्स दैट एक्सेसिव रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी कैन स्ट्रिप अवे इमोशनल एंड सोशल फुलफिलमेंट. और कहानी जो है वो सीधे सीधे तरीके से हमें ये चेतावनी देती हुई भी नजर आ रही है कि भाई बहुत ज्यादा अगर हम निर्भर करेंगे, रिलायंस दिखाएंगे टेक्नोलॉजी पर, कैन स्ट्रिप अवे इमोशनल एंड सोशल फुलफिलमेंट. तो उससे क्या होगा कि ये जो इमोशनल, ये जो सोशल फुलफिलमेंट है ये खत्म हो जाएगा, है ना. बंदे में फिर डिप्रेशन आता है, फिर उदास रहने लग जाते हैं. सो इट एडवोकेट्स फॉर बैलेंसिंग टेक्नोलॉजी विद ह्यूमन इंटरैक्शन टू इंश्योर अ रिचर. तो ये चैप्टर बेसिकली वकालत करता है किस चीज की? फॉर बैलेंसिंग टेक्नोलॉजी विद ह्यूमन इंटरैक्शन, है ना, कि हमें एक बैलेंस बनाना पड़ेगा, हमें ह्यूमन और टेक्नोलॉजी के बीच में एक बैलेंस बनाना पड़ेगा टू एंश्योर अ रिचर मोर मीनिंगफुल लाइफ एंड एजुकेशनल एक्सपीरियंस, ताकि एक ज्यादा मीनिंगफुल और एक अच्छा एजुकेशनल एक्सपीरियंस जो है वो हम लोगों को मिल पाए. ठीक है, यस. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. देन टुक द अदर as just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear. Robert Frost chose a road that was less traveled by. What does this choice show about his character? Do you think people should regret their choices or decisions once they have been made? Why not? कितनी सारी बातें उन्होंने एक साथ पूछ ली हैं. कह रहे हैं कि ये वाली लाइन उसमें दी हुई है हमें, है ना, कि then took the other as just as fair and having perhaps the better claim because क्योंकि it was grassy and wanted wear. ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बोला है. So Robert Frost chose a road that was less traveled by. उन्होंने एक ऐसी सड़क चुनी जो कम लोग चुनते हैं. What does this choice show about his character? तो ये जो उनका चॉइस है ये उनके कैरेक्टर के बारे में क्या दर्शाता है? पहली चीज, Do you think people should regret their choices or decisions once they have been made? क्या आपको ऐसा लगता है कि लोगों को रिग्रेट करने चाहिए अपने चॉइसेस एक बार जो उन्होंने बना लिए हैं? ठीक है, वाई नॉट? अगर हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों नहीं? वैसा रॉबर्ट फ्रॉस्ट्स चॉइस इलस्ट्रेट्स दैट ही इज एन एडवेंचरस पर्सन. रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो चॉइस है वो साफ साफ हमें बता रहा है दैट कि ही इज एन एडवेंचरस पर्सन, कि वो एक बहुत ही एडवेंचरस इंसान है. हु प्रेफर्स टू एक्सप्लोर लेस कॉमन पाथ. जो क्या करते हैं, क्या प्रेफर करते हैं कि भाई जो कम लोग जिस राह पर जाएं, है ना, वो राह हम चुनेंगे, हम भेड़चाल वाली राह नहीं चुनेंगे. ही केयरफुली कंसिडर्स हिज ऑप्शंस बिफोर मेकिंग डिसीजंस. तो वो बहुत ध्यान से अपने ऑप्शंस को कंसिडर करते हैं डिसीजन लेने से पहले. शोइंग अ विलिंगनेस टू फेस लाइफ्स चैलेंजेस, जिससे हमें ये पता चलता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में कि भाई ये बंदा ना चैलेंजेस के लिए हमेशा तैयार रहेगा. सो बाय ऑप्टिंग फॉर द लेस ट्रैवल्ड रोड, और इसीलिए जब उसने लेस ट्रैवल्ड रोड चुना, ही एक्नॉलेजेस दैट दिस चॉइस विल शेप हिज फ्यूचर. तो उसको ये समझ में आ जाता है कि यार ये जो चॉइस है ना ये मेरा फ्यूचर बनाएगी. एंड ही अंडरस्टैंड्स दैट ही कैन नॉट गो बैक एंड दैट हिज लाइफ वुड हैव बीन डिफरेंट
had he chosen the other path. And he understands, और वो समझते हैं that he cannot go back, कि भाई अब एक बार जो रास्ता ले लिया वो ले लिया, अब वापस नहीं जा सकते हैं, and that his life would have been different had he chosen the other path. और अगर उनकी जो लाइफ है वो काफी डिफरेंट होती अगर उन्होंने दूसरा रास्ता चुना होता, तो क्या होती उनकी लाइफ? काफी ज्यादा डिफरेंट होती। ठीक है, ठीक है ठीक है। मेरे पापा का मैसेज था, मेरे पापा का या मम्मी का कभी भी कोई मैसेज आता है या कॉल आता है तो मैं कभी इग्नोर नहीं करती हूँ। मतलब आई थिंक हम लोगों को हमेशा उनका फ़ोन उठा लेना चाहिए, उनसे बात कर लेनी चाहिए, मैसेजेस देख लेने चाहिए टाइम से। ठीक है, फिर आपकी क्लास हो या ना हो। ठीक है, तो बहुत बढ़िया बात है। एक सेकेंड, यस। तो देखो अब क्या कहते हैं, आई बिलीव पीपल शुड नॉट रिग्रेट देयर चॉइसेस वंस मेड। मेरा ये मानना है कि लोगों को क्या नहीं करना चाहिए, लोगों को रिग्रेट नहीं करना चाहिए देयर चॉइसेस वंस मेड, उनकी चॉइसेस को जो उन्होंने एक बार बना ली। ठीक है, फर्स्टली लाइफ ऑफर्स काउंटलेस अपॉर्चुनिटीज। पहली बात तो जिंदगी जो है वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको ऑफर करती है, सो देयर इज नो नीड फॉर रिग्रेट, इसीलिए रिग्रेट करने की कोई जरूरत नहीं है। Secondly, it is impossible for anyone to do everything due to the constraints of time and space. दूसरा, it is impossible, ये impossible है for anyone to do everything, है ना। किसी भी इंसान के लिए ये चीज impossible है कि एक बार आपने जो चॉइस बना ली उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो due to constraints of time and space। अब एक बात बताओ, आपके पास इतना समय है कि आप वापस जाओगे हैं और फिर दूसरी वाली सड़क चुनोगे? लाइफ में प्रैक्टिकली ये चीज तो पॉसिबल है ही नहीं, आप अपनी चॉइसेस को अंडू नहीं कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ ड्वेलिंग ऑन पास्ट डिसीजंस, अब क्या कह रहे हैं, पुरानी बातों में क्या हुआ, पहले क्या हुआ, उनको सोचने की बजाय इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू मूव फॉरवर्ड विदाउट लुकिंग बैक। ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि आप आगे बढ़ें और पीछे ना देखें। सो द राइटनेस और रॉन्गनेस ऑफ अ चॉइस विल रिवील इटसेल्फ ओवर टाइम। तो इसीलिए चॉइस सही है या चॉइस का गलत होना विल रिवील इटसेल्फ ओवर टाइम, ये आपको समय के साथ पता चल जाएगा। Lastly, we must take responsibility for our decisions and the paths we choose in life, और we must take responsibility, और आखिर में हमें responsibility लेनी ही लेनी होती है for our decisions, हमारे decisions की, and path we choose in life, और जो भी रास्ता हम जिंदगी में चुनते हैं उसकी, है ना, हम लोगों को लेना ही पड़ेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम इग्नोर नहीं कर सकते, जो हमने किया है उसको ताल ठोक के बोलना पड़ेगा, हाँ यार मैंने ये रास्ता चुना, बेशक मैं उसमें फेल हो गया फर्क नहीं पड़ता, पर मैंने चुना, मैंने मेहनत किया, नहीं काम हुआ कोई बात नहीं, क्या पता मेहनत का रंग भी आ जाए। ब्रिंग आउट द कॉन्ट्रास्ट एंड सिमिलैरिटीज बिटवीन द टू रोड्स मेंशन्ड इन द पोएम, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सवाल जो सारे यहां पर आज मैं आपको करवाऊंगी वो इंपॉर्टेंट ही है, उनको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इनमें से लगेगा आपको एग्जाम में सवाल 100%। क्या कहते हैं, द पोएम डिस्क्राइब्स टू रोड्स दैट डाइवर्ज इन अ येलो वुड। अब ये जो कविता है ये क्या डिस्क्राइब कर रही है, दो रोड्स के बारे में बता रही है, दैट डाइवर्ज इन अ येलो वुड, जो भाई मुड़ जाती है ना, मुड़ रही है। पूरे पीला जंगल दिखा रखा है, अभी पीला क्यों बोल रखा है जंगल को, क्योंकि वो उस समय की बात है जब पतझड़ होता है तो येलो लीव्स पूरे सड़क पर पड़े हुए हैं। ठीक है, सो बोथ रोड सीम्स इक्वली अपीलिंग टू द ट्रैवलर। अभी दोनों ही जो सड़कें हैं ना वो हमारे ट्रैवलर को इक्वली अपीलिंग लग रही है, मतलब उनको लग रहा है कि ये इस मतलब ये भी बढ़िया लग रही है, ये भी बढ़िया लग रही है ना, तो इक्वली अपीलिंग है टू द ट्रैवलर हु इज अनश्योर विच टू चूज। और ये वो ट्रैवलर है जिसको ये नहीं पता कि भाई कौन सी सड़क मुझे चुननी चाहिए।
सो वन रोड अपीयर्स मोर worn एंड पॉपुलर सजेस्टिंग इट माइट बी easier टू ट्रैवल। अब एक सड़क जो है, वन रोड अपीयर्स मोर worn एंड पॉपुलर, अब ऐसा मानना है कि ये वाला जो सड़क है ना वो ज्यादा लोगों द्वारा चला गया है ना, ज्यादा लोगों द्वारा चला गया, पॉपुलर है ये वाला, एंड सजेस्टिंग इट माइट बी इजियर टू ट्रैवल। जैसे भारत के अंदर इंजीनियरिंग डॉक्टरी वाला जो सड़क है, जो रास्ता है, जो करियर पाथ है, वो ज्यादा लोगों द्वारा चुना जाता है, दैट इज मोर पॉपुलर वन, है ना। पर अगर कोई दूसरा है, जैसे जर्नलिज्म हो गया, आर्ट का कोई हो गया, इस तरीके की चीजें बहुत कम बच्चों के द्वारा चुनी जाती है, सो इजियर टू ट्रैवल, है ना। सो हाउएवर बोथ paths are covered in leaves indicating that neither has been used recently। अभी दोनों सड़कें जो अब दिखाई गई है वो येलो लीव्स से कवर्ड है, जिससे ये पता चलता है कि अभी रिसेंटली जो है किसी ने भी यूज नहीं की है ये सड़कें, एंड वंस अ रोड इज चोजन द अदर रिमेन्स अनएक्सप्लोर्ड। इसीलिए एक बार जो सड़क चुन ली जाए तो फिर वो दूसरी वाली क्या हो जाती है, वो अनएक्सप्लोर्ड रह जाती है ना। सो इन लेटर रिफ्लेक्शन द ट्रैवलर में फील अ सेंस ऑफ रिग्रेट। इसीलिए बोल रहे हैं कि ट्रैवलर, लास्ट वाले पार्ट में कहानी के या पोएम के हम देखते हैं कि द ट्रैवलर में फील अ सेंस ऑफ रिग्रेट, कि ट्रैवलर जो हो सकता है एक रिग्रेट कहीं ना कहीं फील कर रहा है अबाउट नॉट टेकिंग द अदर रोड। किस चीज के बारे में, कि मैंने ये दूसरी सड़क क्यों नहीं ली, हो सकता है ऐसे सोच रहे हैं, क्वेश्चनिंग वेदर द राइट चॉइस वाज मेड। और फिर वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है हमको कि क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई मैंने सही चॉइस किया भी था या नहीं, क्योंकि वो बोलते हैं कि भाई जो भी किया ना मैंने, उसी की वजह से आज मैं यहां पर हूं। तो अब हो सकता है कि वो अपनी सक्सेस के बारे में बोल रहे हो, या हो सकता है कि वो किसी और चीज के बारे में बोल रहे हो। अरे भाई आज तो मतलब पिताजी कमाल ही कर रहे हैं हमारे। यस, ठीक है, चलिए सो आगे बढ़ जाते हैं। अ प्रॉब्लम इज ओनली एज बिग एज वी मेक इट। कोई भी प्रॉब्लम जो है उसको हम जितना बड़ा बनाएंगे ना वो उतनी ही बड़ी बन जाएगी, है ना। दिस थॉट हैज बिन वेरी ब्यूटिफुली ब्रॉट आउट इन द लेसन। तो ये जो थॉट था ये बहुत ही खूबसूरती से इस चैप्टर के अंदर लाया गया है। चैप्टर का नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक। ठीक है, क्या नाम है चैप्टर का, द साउंड ऑफ म्यूजिक। ठीक है, क्या कहता है हमारा ये, अ प्रॉब्लम इज ओनली एज बिग एज वी मेक इट, कि कोई भी प्रॉब्लम जो है वो उसको हम जितना बड़ा बनाएंगे वो उतना बड़ा बन जाएगी। दिस थॉट हैज बिन वेरी ब्यूटिफुली ब्रॉट आउट इन द लेसन डिस्कस। तो ये थॉट बहुत ही खूबसूरत तरीके से लेसन जो है हमें बताता है कैसे डिस्कस करना है हमको। एवलिन ग्लेन इज अ रिमार्केबल एग्जाम्पल ऑफ ओवरकमिंग चैलेंजेस। एवलिन ग्लेन का जब हमने ये स्टोरी पढ़ा तो हमें पता चला कि भाई वो एक बहुत ही जबरदस्त एग्जाम्पल है किस चीज का, कि कैसे हम अपने चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं। डिस्पाइट बीइंग प्रोफाउंडली डेफ, किस चीज के बावजूद, बिल्कुल डेफ होने के बावजूद कि उनको कुछ नहीं सुनता था, शी लर्न्ड टू एक्सपीरियंस म्यूजिक थ्रू हर बॉडी। उसने क्या सीखा, उसने म्यूजिक को अपनी बॉडी से फील करना सीखा। हार तो नहीं मानी, पैशनेट थी म्यूजिक को लेके। तो ऐसा तो नहीं था कि अपने डेफ होने को रोना लेकर बैठ गई वो, नहीं ना। शी अचीव्ड द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक। ये जो रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक था ना, उसके इतिहास में सबसे ज्यादा नंबर लाई वो लड़की। इमेजिन कीजिए, शोकेसिंग हर डेडिकेशन एंड टैलेंट। क्या दिखता है उससे, उसका डेडिकेशन दिखता है, उसका टैलेंट दिखता है। सो एवलिन हैज बिकम अ रेनाउंड म्यूजिशियन एंड एन इंस्पिरेशन टू मेनी। फिर एवलिन जो है वो एक बहुत बड़ी प्रख्यात म्यूजिशियन भी बनी और एक इंस्पिरेशन भी बनी बहुत लोगों के लिए, डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट नो प्रॉब्लम इज टू ग्रेट टू ओवरकम। ये दिखाते हुए कि कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है जितनी आप उसे बना देते हो, एंड हर जर्नी इलस्ट्रेट्स दैट चैलेंजेस कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अपॉर्चुनिटीज। और उनका जो जर्नी है वो ये दिखाता है कि चैलेंजेस जो है ना वो ट्रांसफॉर्म किए जा सकते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी में बदला जा सकता है विद द गाइडेंस ऑफ पर्कशनिस्ट रॉन फॉर्ब्स। किसके गाइडेंस से, रॉन फॉर्ब्स के गाइडेंस से। शी डिस्कवर्ड हाउ टू फील म्यूजिक थ्रू वाइब्रेशंस। उसने सीखा कि कैसे मैं म्यूजिक को वाइब्रेशंस के जरिए फील कर सकती हूं, एंड अलाउइंग हर टू कनेक्ट विद साउंड इन अ यूनिक वे। और इसी चीज ने कहीं ना कहीं उनको ये दिखाया। अब अगर पता है क्या था, हर एक जब हम बोलते हैं ना जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, शायद उनका ये वाला चीज भी अच्छे के लिए हुआ, बिकॉज वो इस चीज के लिए बनी थी
है ना, कि भाई ये जो लड़की है शायद वो डेफ ना होती तो वो इतना क्या पता पॉपुलर ना हो पाती, जितना डेडिकेशन उन्होंने डेफ होने के बाद में दिखाया कि अब तो मुझे दुनिया को दिखाना है, वो वाला मोटिवेशन मिला इससे कि मैं बैठ के रोऊंगी नहीं, मुझे अब दुनिया को दिखाना है। और फिर वो जज्बा जो था वो बहुत भयंकर अंदर निकल कर आया होगा, है ना। हाँ, तो बस जब आप ठान लेते हो ना तो भगवान भी ठान लेता है कि इसकी मदद तो मुझे करनी है, इसको ऊपर तो पहुंचाना है। जब तुम खुद को राजा मानोगे तो दुनिया तुम्हें राजा मानेगी, है ना। तुम खुद को अगर नहीं मानोगे राजा तो दुनिया भी तुम्हें नहीं मानेगी राजा। तो ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम खुद को क्या मानते हो, ठीक है ना। सो दिस एबिलिटी नॉट ओनली प्रोपेल्ड हर करियर बट ऑल्सो इंस्पायर्ड काउंटलेस इंडिविजुअल्स। तो ये जो योग्यता है नॉट ओनली प्रोपेल्ड हर करियर, बहुत ही एक बढ़िया चीज मुझे याद आई कि आपने पानी देखा है, पानी आसमान से बारिश होती है ना, वही पानी है जो नाली में गुजरता है, गिरता है, वही पानी है जो नदी में गिरता है, वही पानी है जो सड़कों पर होता है, वही पानी है ना, जो मतलब खेतों को बिल्कुल एकदम आबाद कर देता है। पानी वही है, पर कहां गिर रहा है ना, वो उसकी जगह क्या है, वो मैटर करता है। अब गंगा नदी में गिरता है तो लोग पीते हैं उस पानी को, पवित्र मानते हैं उस पानी को, लेकर आते हैं अपना घर पवित्र करने के लिए। और वही पानी अगर नाले में गिरता है तो वो पानी गंदा होता है ना। तो ये डिपेंड करता है कि आप कहां पर अपने आप को मानते हैं, आप कहां पर अपने आप को स्टैंड करवाते हैं, आपके दोस्त कौन है, आप बहुत चीजें मैटर करती हैं, समझ रहे हो ना आप। तो ध्यान दीजिएगा इन चीजों पर कि भाई बनो तो ऐसे बनो कि मतलब पूजे जाओ, है ना, लोग तुमको अपना भगवान माने, आइडल माने तुमको अपना, कि यार मुझे करना है। किसी अगर दुनिया में एक भी बंदे को अगर तुमने इंस्पायर कर दिया ना तो इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता, एक भी इंसान को, बहुत बड़ी बात होती है। सो this ability not only propelled her career but also inspired countless individuals facing their own difficulties। तो ये जो योग्यता थी, इस योग्यता ने ना केवल उसका करियर बनाया पर उसको उसके साथ कई लोगों ने मतलब कि उसको इंस्पायर भी किया, है ना। उसने कई लोगों को फेसिंग देयर ओन डिफिकल्टीज, जो अपनी अपनी डिफिकल्टीज फेस कर रहे थे। सो एवलिन्स स्टोरी इज द टेस्टामेंट टू द आइडिया। इसीलिए एवलिन की जो कहानी है ये सबूत है एक तरीके से, है ना, ये टेस्टामेंट है एक तरीके से, दैट अ प्रॉब्लम इज ओनली एज बिग एज वी मेक इट। कि कोई भी प्रॉब्लम उतनी बड़ी होती नहीं है, सिर्फ वो उतनी बड़ी होती है जितनी बड़ी हम उसे बनाना चाहते हैं, ठीक है। बाय एम्ब्रेसिंग हर सर्कमस्टांसेस एंड वर्किंग टायरलेसली, हम हो सकता है जो हमारी परिस्थितियां हैं अगर हम उसको एम्ब्रेस करें, ठीक है, हम सिर्फ कड़ी मेहनत करें, सिर्फ हम कड़ी मेहनत करें, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम बहुत चीजों में आगे निकल सकते हैं, ठीक है। शी हैज ब्रॉट परकशन टू द फोरफ्रंट ऑफ ऑर्केस्ट्रास, प्रूविंग दैट डिटर्मिनेशन, ये दिखाते हुए कि जो डिटर्मिनेशन है कैन लीड टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स। कि भाई आपने जो सोचा भी नहीं होगा ना वो आप कर दोगे जब आप इस तरीके का डिटर्मिनेशन दिखाओगे। बस ये जो एक लाइन है ना कि हार नहीं माननी, इस लाइन में बहुत दम है, पर अक्सर इस लाइन को मतलब बच्चे समझ नहीं पाते। जब कोई इंसान अगर ये कह रहा है ना भाई तेरे को हार नहीं माननी, वो बहुत बड़ी बात कह रहा है और उस बात को मानना भी बहुत मुश्किल है। अगर हमने वही एक बात मान ली, सिर्फ वो एक बात, मतलब कितना दुनिया जान का मोटिवेशन एक तरफ और सिर्फ ये एक लाइन एक तरफ कि हार नहीं माननी, दैट्स इट। कुछ और चाहिए ही नहीं लाइफ में, कुछ नहीं चाहिए लाइफ में, सब तरीके से आप आगे बढ़ जाएंगे। प्रूविंग दैट डिटर्मिनेशन कैन लीड टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट। सो एवलिन्स सक्सेस सर्व्स एज अ पावरफुल रिमाइंडर। एवलिन का जो सक्सेस है वो क्या सर्व करता है, एक बहुत ही पावरफुल रिमाइंडर है कि वो जो सक्सेसफुल हुई वो हमारे लिए एक रिमाइंडर है। कैसे? दैट विद हार्ड वर्क एंड रेजिलियंस, कि हार्ड वर्क के साथ, रेजिलियंस के साथ वी कैन ओवरकम इवन द मोस्ट डॉन्टिंग ऑब्स्टिकल्स। हम जो है अपनी जिंदगी के सबसे बड़े से बड़ा ऑब्स्टिकल भी पार करके जा सकते हैं अगर हम डिटर्मिन्ड है तो, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्या कहता है बेटा। द विंड इज अ सिंबल ऑफ पावर एंड स्ट्रेंथ। विंड क्या है? पावर का, स्ट्रेंथ का सिंबल है।
हाउ कैन वी befriend it and survive in our struggle for existence? तो हम कैसे इसको befriend कर सकते हैं और हम सर्वाइव कर सकते हैं इन आवर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस? भाई इस दुनिया में तो रहना ही है, तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी। अब अगर एग्जिस्ट करना है ना, जिंदा रहना है, तो इनको देखना पड़ेगा, इनको झेलना भी पड़ेगा। कैसे झेलें, कैसे सर्वाइव करें, उसके बारे में ही है सारा पोएम उसके बारे में है। कहते हैं द विंड सिंबलाइजेस पावर। हवा किसका प्रतीक है? पावर का। representing the forces of life that can either uplift or overwhelm us। और ये जो विंड है ये पावर का सिंबल है और ये रिप्रेजेंट करते हैं फोर्सेस ऑफ लाइफ दैट कैन ईदर अपलिफ्ट और ओवरवेलम अस। लाइफ की प्रॉब्लम्स को जो या तो हमको अपलिफ्ट कर देंगे, मतलब या तो हमको स्ट्रांग बना देंगे, और ओवरवेलम अस, या भाई बिल्कुल हमको खत्म कर देगा, है ना, मतलब हम फिर नहीं झेल पाएंगे उस चीज को। दो चीजें हो सकती है, या तो क्रश कर देगा या बना ही देगा। सो टू सर्वाइव एंड थ्राइव, इसीलिए सर्वाइव करने के लिए, थ्राइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, फलने फूलने के लिए, वी मस्ट कल्टिवेट इनर स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस। हमें क्या करना है? हमें इनर स्ट्रेंथ, हमें रेजिलियंस अपने अंदर पैदा करनी होगी। रेजिलियंस, हार नहीं मानना है ना, देखना है हर एक चीज को। बाय कंस्ट्रक्टिंग स्ट्रॉन्ग होम्स। अभी घर मजबूत करो, मतलब अपना दिल मजबूत करो। हमारे दिल, हमारे बॉडी का घर क्या है? दिल ही है ना, दिल सबसे इंपॉर्टेंट है ना। मान लो एक किडनी ने काम करना बंद कर दिया तो दूसरी किडनी से आप जिंदा रह सकते हो, है ना? हाँ या ना? हाँ या ना? एक हाथ ने काम करना बंद कर दिया तो दूसरे हाथ से आप जिंदा रह सकते हो, यस और नो? एक आंख ने काम करना बंद कर दिया, लेकिन अगर दिल ने काम करना बंद कर दिया तो जिंदा रहना मुश्किल है। वही चीज है कि ये दिल हमारा क्या है? स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। बॉडी का घर क्या है? दिल। तो जैसे हमारी तूफान आंधी से बचना है तो एक घर होता है जो हमें प्रोटेक्ट करता है, वैसे ही हमारा दिल अगर स्ट्रांग है, हमारा माइंड अगर स्ट्रांग है, सब कुछ हो जाएगा। तो ये दो ही चीज है जिन्होंने अगर काम करना बंद कर दिया तो तुरंत डेथ हो जाएगी, तुरंत मर जाओगे। सो बाय कंस्ट्रक्टिंग स्ट्रांग होम्स बोथ लिटरली एंड मेटाफोरिकली वी इक्विप आवरसेल्व्स टू फेस चैलेंजेस। तो हम अगर अपने आप को स्ट्रांग बना लें तो वी इक्विप आवरसेल्व्स टू फेस चैलेंजेस। तो एक तरीके से हमने क्या कर लिया है? हमने अपने आप को रेडी कर लिया है। वी हैव दोज थिंग्स जो हमें इन चैलेंजेस को फेस करने में मदद करेंगी। Befriending the wind means developing the fortitude to withstand its force. Only those who are physically and mentally robust can endure life's hardships. Therefore, strengthening our bodies and minds is essential to face the wind and life's struggle without succumbing to defeat. बहुत बढ़िया तरीके से देखो, कितनी मस्त मस्त वर्ड्स का यूज करके बोल रहे हैं कि केवल वही लोग जो फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग हैं कैन एंड्योर लाइफ्स हार्डशिप्स। वो ही झेल सकते हैं केवल जिंदगी की हार्डशिप्स। एंड देयरफॉर, और इसीलिए स्ट्रेंथनिंग आवर बॉडीज एंड माइंड इज एसेंशियल। इसीलिए हमें हमारी बॉडी को, है ना, हमारे माइंड को स्ट्रेंथन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हम लाइफ की विंड जो है, मतलब लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आने, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, उनको हम क्या कर सके? दम खत्म कर सके और जीत सके, है ना, उस चीज को हरा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड केजिया वंस अर्न हर फादर्स wrath? What punishment did she get for her mistake? Was it justified? What light does this incident throw on her father's character? और क्या लाइट थ्रो करता है ये उसके पापा के कैरेक्टर पे? मुझे तो ऐसा लगा था कि भाई बहुत ही बेकार आदमी, इतना ज्यादा कौन पीटता है अपने बच्चे को, है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। पर ठीक है, माँ बाप मार सकते हैं, मार दिया कोई बात नहीं, बट प्यार भी करता था। बट वो बच्चा बहुत छोटा है, उसके दिमाग में जैसा इंप्रेशन बन जाएगा वैसा बन जाएगा, है ना। सो केजिया वंस अर्नड हर फादर्स wrath फॉर टीयरिंग हिज स्पीच। अभी केजिया ने भी क्या किया? उसके पापा की बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच थी, वो फाड़ दी। और वो फाड़ी भी क्यों? रीजन उसके पीछे अच्छा था कि वो अपने पापा के लिए बर्थडे गिफ्ट बनाना चाहती थी, तो वो उस क्वेश्चन के अंदर डालना चाहती थी, है ना, कुछ ना कुछ चीज। फॉर द पोर्ट अथॉरिटी टू स्टफ अ पिन कुशन शी वाज मेकिंग फॉर हिम, है ना। तो वो एक पिन कुशन में वो सारी चीजें डालना चाहती थी जो उसके लिए बनाई थी एज अ बर्थडे प्रेजेंट के तौर पर। व्हेन ही डिस्कवर्ड दैट केजिया वाज द कल्प्रिट, तो जब उसको ये पता चला कि ये काम केजिया ने किया है ना, ही पनिश्ड हर बाय बीटिंग हर लिटिल पिंक पाम्स। ऐसे छोटे छोटे गुलाबी हाथों पे मारा उसने,
with a ruler to teach her not to touch what did not belong to her. ये उसे सिखाने के लिए कि नहीं छूनी है वो चीज जो तुम्हारी नहीं है. I think it was a very harsh punishment. मुझे लगता है कि इतने छोटे बच्चे के लिए ये एक बहुत बड़ा पनिशमेंट है ना, फॉर एन इनोसेंट मिस्टेक ऑफ अ फॉन्ड लिटिल डॉटर. वो भी एक ऐसी बेटी के लिए जो मतलब कहीं ना कहीं उसको खुश करने की कोशिश कर रही है. राइट, सो इट इज ट्रू दैट द पेपर्स वर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर हिम. ये सच है कि भाई पेपर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे उसके लिए, ठीक है. एंड देयर लॉस मस्ट हैव कॉज्ड हिम अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंसेस. और हो सकता है क्योंकि उसने वो खो दिए तो उसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंस भी होगा. बट ही शुड हैव अंडरस्टूड एंड अप्रिशिएटेड द फैक्ट. लेकिन उसको ये समझना चाहिए था और इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए था दैट केजिया वाज मेकिंग अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर हिम. कि केजिया जो है वो उनके लिए एक बर्थडे प्रेजेंट बना रही है. एंड जेंटल बट फर्म वर्ड्स, उसको डांट देता, समझा देता, है ना, वुड हैव सफाइज्ड. वो काफी था उसको सिखाने के लिए द सेंसिटिव केजिया दैट शी शुड नॉट टच थिंग्स दैट डू नॉट बिलोंग टू हर. ये समझाने के लिए कि तुझे वो चीजें नहीं छूनी है जो तेरी नहीं है. बट फादर इंस्टेड चोज टू बीट हर. लेकिन पापा ने क्या चुना? पापा ने चुना कि इसकी पिटाई करूंगा, है ना, विद अ रूलर. दैट वाज मच टू क्रूअल ऑन हिज पार्ट. So this incident shows that he was a very cruel and insensitive father. तो ये इंसिडेंट जो है वो ये दर्शाता है कि वो बहुत ही एक क्रूर पिता था, है ना, who demanded a very high standard of discipline. जिसको बहुत ज्यादा डिसिप्लिन की जरूरत थी फ्रॉम हिज डॉटर, अपनी बेटी से, एंड कुड नॉट टॉलरेट एनी डिसओबीडियंस. और वो बिल्कुल भी डिसओबीडियंस तो टॉलरेट कर ही नहीं सकता था, है ना. क्या नहीं कर सकता था? वो बिल्कुल भी डिसओबीडियंस टॉलरेट नहीं कर सकता. विदाउट अ मिरर, द स्नेक एंड द मिरर से है ये कि बिना एक मिरर के द स्टोरी विल लूज इट्स चार्म एंड रियलिटी. की जो कहानी है वो कहीं ना कहीं अपना चार्म या कहीं ना कहीं अपना रियलिटी खो रही है. थोड़ा सा पानी पी लो. घर से काम कर करके ना, जैसे मैं वर्क फ्रॉम होम ही है मेरा, मैं ये स्टूडियो पूरा घर में, मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग यहीं बैठे हुए हो, मैं घर में ही हूँ. कि पानी पी लेती हूँ थोड़ा सा, ये देख लेती हूँ थोड़ा सा, ऐसा ही लगता रहता है मुझे. आराम से एकदम चिल होके पढ़ाओ, आराम से, कहीं जाना नहीं है ना, कुछ नहीं करना है. विदाउट अ मिरर द स्टोरी विल लूज इट्स चार्म एंड रियलिटी. जस्टिफाई करो. So the story would lose its charm and reality without the mirror because क्योंकि it captivates both the doctor and the snake. दोनों दिख रहे हैं उसके अंदर. The doctor makes two significant decisions, है ना. भाई डॉक्टर ने मिरर में देख के दो डिसीजन बनाए. क्या डिसीजन बनाया? He decides to shave daily and grow a thin mustache. कि भाई मैं रोजाना शेव करूंगा और एक पतली पतली मूंछ उगाऊंगा. To enhance his looks, अपने लुक्स को enhance करने के लिए. And he resolves to keep a smile on his face. और वो सोचता है कि भाई अब से ना मैं हमेशा अपने फेस पर एक स्माइल रखा करूंगा while admiring himself in the mirror, है ना. और ये सब वो कब बोल रहा था? जब खुद को एकदम ऐसे शीशे में निहार रहा था, जैसे मैंने भी देख रहे हो ऐसे, मतलब यही रखा हुआ है मैंने, ये शीशा यही निहारती रहती हूँ मैं. मेरे भी आएगा कभी सांप. ये देखो, अब यहां से मुझे दिखता रहता है ना, मुंह के आगे रखा है मैंने. अब ये मुझे दिख रहा हुआ अभी. मैं कहां गई मैं? While admiring himself in the mirror. So meanwhile the snake is drawn to its own reflection, है ना. अभी सांप के साथ क्या हुआ कि उसको खुद का ही रिफ्लेक्शन दिखा उसमें. Leaving the doctor's arm to sit on the table in front of the mirror. और इस वजह से उसने क्या किया कि डॉक्टर का आर्म छोड़ दिया और जाके शीशे के आगे बैठ गया. So this moment provides the doctor with a chance to escape and save himself. अब यही मोमेंट था जिसकी वजह से डॉक्टर को चांस मिला कि वो अपने आप को उससे बचा ले. सो देयरफॉर द नैरेटिव इज डीपली इंटरट्वाइंड. इसीलिए जो नैरेटिव है वो बहुत गहरे रूप से इंटरट्वाइंड, मतलब मिक्स है विद द मिरर, मेकिंग इट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द स्टोरी. मिरर के साथ, ठीक है. एक्सप्लेन
And surely such a woman with enough to provoke a saint. Who was the lady and how did she provoke the saint? So वो कह रहे हैं एक्सप्लेन करो कि and surely such a woman है ना was enough to provoke a saint. वो भाई काफी है. एक मतलब जैसे अपने पुराने टाइम में अपन महाभारत या रामायण देखते हैं तो जो संत लोग होते थे, संत नहीं, जो ऋषि मुनि होते थे, वो किससे क्रोधित हो जाते थे, वो क्रोधित हो जाते थे तो श्राप व्राप दे दिया करते थे. तो यहाँ पर भी श्योरली सच अ वुमन वाज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट, कि इस तरीके की औरत जो है वो काफी है भाई, है ना, काफी है एक सेंट को प्रोवोक करने के लिए. हु वाज द लेडी एंड हाउ डिड शी प्रोवोक द स्नेक सेंट? लेडी कौन थी और कैसे वो प्रोवोक करती है उस सेंट को? तो देखो, द वुमन हु वाज बेकिंग केक्स व्हेन सेंट पीटर विजिटेड. तो वो महिला जो क्या कर रही थी, केक बना रही थी जब सेंट पीटर आए, was both mean and greedy. बहुत ही mean थी, बहुत greedy थी. So despite noticing that the visitor was tired and hungry, और ये ना देखते हुए, उसने ये चीज देखी नहीं कि जो विजिटर है वो बहुत थका हुआ है, बहुत ज्यादा भूखा है, उससे उसको फर्क नहीं पड़ा. She refused to offer him any food. उसने मना कर दिया, बोले मैं नहीं दे सकती तुम खाना, नहीं है तुम्हारे लिए खाना यहाँ पे. She kept making smaller and smaller cakes, और वो और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा केक बनाती गई until she created one as thin as wafer. जब तक उसने एक बिल्कुल वेफर जितना पतला केक नहीं बना दिया. Yet she could not bear to part with it. और फिर वो भी उससे नहीं दिया जा रहा था. The old lady's refusal to help. और वो बूढ़ी महिला का, है ना, मना कर देना कि मैं नहीं कर पाऊंगी जी मदद आपकी, मैं नहीं दे पाऊंगी आपको ये. The hungry saint angered him, leading him to curse her. और उसकी इस वजह से वो गुस्सा हो गया, फिर और श्राप दे दिया. भुगतो आप, भुगतो. How did Santosh feel when she found herself on the top of the world at the summit of Everest? तो कह रहे हैं कि कैसे संतोष फील करती है when she found herself, जब वो पाती है अपने आप को on the top of the world, दुनिया के टॉप पर, at the summit of Everest. है ना भाई, जब वो एवरेस्ट पर चढ़ती हैं, आप टॉप पे अपने आप को पाती, क्या महसूस करती है वो? हाउ डज संतोष डिस्क्राइब हर फीलिंग्स एट द समिट ऑफ द एवरेस्ट? या फिर व्हाट वाज द मोस्ट स्पिरिचुअल एंड प्राउड मोमेंट फॉर संतोष यादव? कुछ भी पूछ सकते हैं, सेम चीज पूछी हुई है, बट सेम तरीके से ही पूछी हुई है. सो संतोष यादव while standing on the top of the world was overwhelmed. संतोष यादव जब वो खड़ी थी दुनिया के टॉप पर was overwhelmed, वो बहुत ओवरवेल्म थी, है ना, बहुत सारे इमोशंस एक साथ फील कर रही थी. ऑफ पेट्रियोटिज्म एंड एक्सटेसी, देशभक्ति भी अंदर गूंज रही थी और एक्सटेसी, खुशी भी थी बहुत ज्यादा. सो शी फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन. एज एन इंडियन एक तो बहुत प्राउड फील कर रही थी व्हेन शी अनफोल्ड द ट्राई कलर ऑन माउंट एवरेस्ट. जब उसने वो ट्राई कलर माउंट एवरेस्ट पर ऐसे पूरा खोला वहां पर, है ना, शी वॉज सो हैप्पी, और वो इतनी खुश थी दैट शी एक्सपीरियंस्ड अ काइंड ऑफ स्पिरिचुअल ब्लिस, कि वो कहीं ना कहीं एक तरीके का स्पिरिचुअल ब्लिस फील कर रही थी वहां जाकर, खुशी महसूस, स्पिरिचुअल खुशी महसूस कर रही थी. शी फाउंड इट हार्ड टू आर्टिकुलेट हर फीलिंग्स, और उसको बहुत मुश्किल हो रही थी कहीं ना कहीं अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करने में, संभालने में. एंड it was an amazing moment, I guess, for Santosh, that she was unable to even, she was not able to express, right? Like nobody can even understand the feeling that she was, you know, feeling over there. So obviously I think that's something जो हम लोगों को समझ में ही नहीं आएगा, because जैसे बोलते हैं ना कि बहुत ही बेकार बात याद दिमाग में आई, वैसे ठीक है रहने देते हैं, कि किसी को अभी मतलब जैसे, अच्छा जो छोड़ो यार, बहुत अजीब सा एग्जाम्पल, आई डोंट वांट टू गिव इट. ठीक है, मैं देना नहीं चाहती तुम लोगों को अभी वो एग्जाम्पल, बट ठीक है. कहाँ गया क्लास 9th इंग्लिश लिटरेचर. रुको, अभी 25 क्वेश्चंस हुए नहीं हैं. वेट अ मिनट. ठीक है, एक सेकेंड, अभी हुए नहीं है, वो मेरे दूसरे पीडीएफ में है इसलिए बोल रही हूँ.
ओके और अगर अभी तक आप में से किसी भी बच्चे ने MVSAT मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट, ये अगर अभी भी रजिस्टर नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला, जाके रजिस्टर कर लो। 4, 5, 11, 12 अक्टूबर को तुम लोगों का मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट होने वाला है, which is a great opportunity for every student, because you will get to know that where do I even stand, right? Among 2.5 lakh students. Number one, you can be a national champion. Number two, you can get so many amazing cash prizes and rewards worth of 2 crores. Or you can get 100%, up to 100% of scholarship on Vedantu courses. You can get the entire study material for free, and you can get one-on-one counseling. So if these are all the things just for one test, then I think you should take it. So last date of registration है 30th of September. फटाफट से जाओ और कर दो. How was the book that Tommy found different from his own books? कैसे जो बुक टॉमी को मिली वो अलग थी दूसरी बुक से, बताइए कैसे थी? So the book that Tommy found was an old real book. वो एक पुरानी और real book थी which belonged to his grandfather's grandfather, जो उसके दादा के दादा की थी. So it had crinkly yellow pages. उसकी crinkly yellow pages थे, whereas जबकि Tommy's books were telebooks by mechanical teachers and computers. जबकि उसकी real books क्या थी? Real life में उसकी books कैसी थी? बुक्स ही नहीं थी, वो मोबाइल में या उसकी ऑब्वियसली है ना स्क्रीन के ऊपर या वो वाली किताबें थी. Next. Why was the poet doubtful or clear that he would return to take the other path which he could not do earlier? क्या जो poet है वो doubtful था या clear था that कि he would return to take the other path, कि वो वापस आएगा दूसरा रास्ता लेने के लिए, which he could not do earlier, जो वो पहले नहीं कर पाया था obviously. So throughout the poem and the poet's journey, he faces an atypical dilemma. कहने का मतलब एक अजीब सी असमंजस में इंसान नहीं फंस जाते, करूं नहीं करूं, ये ऐसे करूं वैसे करूं. So he doubts if he would ever be able to come back to that. तो उसको एक इस तरीके का डायलेमा हो रहा था कि यार उसे लग रहा था कि यार शायद ही मैं आ पाऊंगा वापस, तो है ना, बोल तो रहा था वो क्या आएगा, बट वो डाउट में था कि वो आ पाएगा. ठीक है, टू टेक द अदर रोड विच माइट हैव गिवन हिम सम अदर मोर ल्यूक्रेटिव ऑप्शंस इन लाइफ. क्योंकि आप जब एक रोड पे चढ़ जाओगे ना तो फिर आपको लेफ्ट मुड़ना है, फिर राइट मुड़ना है, फिर लेफ्ट मुड़ना है, फिर राइट मुड़ना है, एक के बाद चॉइसेस आपको बनानी पड़ती हैं लाइफ में भी, है ना. एक रास्ता ले लिया, उसकी वजह से कुछ हुआ, फिर आपने कोई दूसरा रास्ता लिया, फिर उसकी वजह से कुछ हुआ, फिर आपने कोई तीसरा रास्ता लिया, फिर उसकी वजह से कुछ हुआ, और ये चलता रहता है. सो द पोएट बिलीव्स, पोएट का मानना है, एंड वी ऑल नो, और हम सब जानते हैं दैट कि वन रोड लीड्स टू अनदर, एक सड़क जो है वो दूसरी सड़क की ओर लेकर जाती है. सो गोइंग बैक टू द ओरिजिनल पाथ इज नॉट इजी. इसीलिए जब हम अगर ओरिजिनल पाथ पर वापस जाना चाहेंगे तो वो इजी नहीं होगा. What kind of teachers did Margie and Tommy have? सिंपल क्वेश्चन है, आप कर लेंगे, ये करते हैं. How did Evelyn hear music despite being deaf? कि कैसे एवलिन जो है वो म्यूजिक को फील करती है डेफ होने के बावजूद भी. कैसे फील करती है बताओ? एवलिन जो है वो म्यूजिक को कैसे फील करती है डेफ होने के बावजूद भी. सो देखिए आगे बढ़ते हैं. एवलिन कुड सेंस म्यूजिक थ्रू हर बॉडी. एवलिन जो है वो म्यूजिक को अपनी बॉडी के थ्रू सेंस कर पाती है ना. While playing on the xylophone, she could sense music through her fingertips. जबकि playing on xylophone, जब वो xylophone बजाती है तो वो अब म्यूजिक को अपने फिंगर टिप्स पर फील करती है, and would learn against drums to sense. और लीन करती है वो ड्रम्स पे, है ना, सेंस करने के लिए वो वाइब्रेशंस. So on the wooden floors, she used to remove her shoes. वुडन फ्लोर्स पे क्या करती है, अपने जूते उतार देती है ताकि वो वाइब्रेशंस फील कर सके, एंड सेंस म्यूजिक थ्रू हर फीट मूविंग ऑफ दी लेग्स, और वो सेंस कर सके उस म्यूजिक को अपने पैरों से. ढूंढ लिया भाई उसने तरीका, उसने अपना तरीका ढूंढ लिया, तुम अपना ढूंढो, है ना. लाइफ में सक्सेस पाने का अपना तरीका ढूंढो.
एक्सक्यूज देना, तो इसके पास तो सबसे बड़ा एक्सक्यूज था कि मुझे तो सुनाई नहीं देता। तुम मुझे कह रहे हो मैं म्यूजिक बनाऊं, जो अंदर सुनाई नहीं देता म्यूजिक कैसे बनाऊं? सोचने वाली बात है ना। तो इसके पास तो सबसे बड़ा दुनिया का बहाना था, बट इसने सोचा कि मेरे को बहाना नहीं बनाना है बस लाइफ में, मेरे को यही बात एक ऐसी है, मुझे किसी की बेचारगी नहीं देखनी है, मैं किसी की सिंपैथी लेना नहीं चाहती हूं। मुझे देखकर किसी को ये ना लगे बेचारी, मुझे देखकर ये लगे किसी को कि भाई क्या गजब की लड़की है ये, इंस्पायर करूं मैं लोगों को, ना कि बेचारगी दिखे मुझ में लोगों को। समझ रहे हो ना क्या करना है लाइफ में? सो यस, ये हम पढ़ चुके हैं। Is wind regarded as a symbol of destruction in the poem? क्या wind को बोला गया है कि वो एक डिस्ट्रक्शन का सिंबल है? बताओ, क्या wind को एक डिस्ट्रक्शन का सिंबल बोला जा रहा है? तो yes, in the poem first stanza depicts the destruction caused by wind. फर्स्ट स्टैंजा के अंदर क्या है, जो भी वो डिस्ट्रक्शन कॉज करती है वो दिखाए गए हैं। The wind tears the pages of the books, brings rain again. wind क्या करती है? बुक्स के पेजेस फाड़ देती है ना, बारिश लाती है, एंड डिस्ट्रॉयज द डेली लाइफ ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द वर्ल्ड। और रोजमर्रा की जिंदगी जो है, जो समाज का गरीब तबका है, जो समाज का कमजोर तबका है, उसका रोजमर्रा की जिंदगी को मुश्किल बनाती है, राइट। सो अब हमारे लिए तो बारिश बहुत बढ़िया, हम तो बालकनी में खड़े होकर आहा मजे ले रहे हैं। बंदा जो बिल्कुल मतलब स्लम्स में रह रहे हैं, जो लोग जिनके छत नहीं है सर पे, जो फुटपाथ पे रह रहे हैं लोग, उनके लिए तो नहीं है ना वो चीज अच्छी, है ना। उनको तो फिर सब कुछ उठा के भागना पड़ता है इधर उधर। सो द स्ट्रॉन्ग और गस्टी विंड्स रिप्रेजेंट टर्मोइल एंड ट्रबल इन आवर लाइफ। तो ये जो स्ट्रॉन्ग और ये जो गस्टी विंड्स हैं, ये रिप्रेजेंट करती है टर्मोइल, ये है हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स, परेशानियां। सो दीज ट्रबल्स आर टू बी इग्नोर्ड। किसी ने हमें इग्नोर करना चाहिए, जो कि मैं नहीं कर पाती हूँ। मैं जेन्युइनली बताऊँ आप लोगों को, मतलब मैं कभी शेयर नहीं करती ये सब चीज़ें, बट मेरे को जो चीज़ नहीं सोचनी है ना, वो मैं उतना ही ज़्यादा सोचती हूँ। मैं अगर मैंने ये सोच लिया ना कि मुझे ये चीज़ नहीं सोचनी है, ओ भाई मेरा दिमाग ऐसा पागल हो जाता है कि अच्छा मेरे को मना कर रही है ये सोचने से, अब देख तो फिर मैं सोऊंगी तो भी मुझे वही बात चलती रहती है, और इट्स लाइक ट्रेन ऑफ थॉट्स, समझ रहे हो, बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक। और ओवर थिंकिंग की भी, मतलब मैं संतोष बन जाती हूँ एकदम ओवर थिंकिंग के, मैं चढ़ के रहूंगी इसकी ऊंचाइयों तक, इतना ओवर थिंक करके, और फिर वो उसको लेके टेंशन कि भाई ऐसा नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा, अच्छा तो मैं क्या करूँ। और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि दुनिया जहान की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मतलब क्यों, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। और ये मैं कल से कई दिनों से फील कर रही हूँ, इसीलिए मैंने अभी आपके साथ शेयर किया। तो मुझे लगता है कि कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आपके साथ भी ऐसा होता है, और ऐसे लगता है ये फट जाएगा। कैन विंड एवर बी फ्रेंड्स विद अस? क्या ये जो विंड है ये हमारी कभी दोस्त बन सकती है क्या? बताओ, ये जो विंड है ये हमारी कभी दोस्त बन सकती है क्या? बन सकती है, बट उसके लिए आपको ना परवाह करनी बंद करनी पड़ेगी, है ना। केयरफ्री होना बहुत जरूरी है उसके लिए। सो विंड लिटरली कैन बी आवर फ्रेंड, ये हो सकती है, हमें स्ट्रांग होना पड़ेगा ना। हमको केयरफ्री हो गए मतलब हम स्ट्रांग हो गए, हमें फर्क पड़ना बंद हो गया। सो विंड इज अ फिनोमिनन विच टीचेज अस टू बी स्ट्रांग। ये वो फिनोमिनन है जो हमें सिखा रहा है कि भाई तुमको स्ट्रांग होना है, एंड आवर फ्रेंड्स ऑलवेज टीच अस टू बी स्ट्रांग एंड डिटर्मिन्ड। और हमारे जो दोस्त हैं वो हमेशा हमें सिखाते हैं कि हमें स्ट्रांग होना है, डिटर्मिन्ड होना है। सो इन टाइम्स ऑफ नीड, इसीलिए जरूरत के समय पर विंड वांट्स अस टू ब्रेवली फेस आवर ऑब्स्टिकल्स। विंड क्या चाहती है कि हम ब्रेवली क्या करें, हमारे ऑब्स्टिकल्स को फेस करें। हेंस वी हैव टू बी स्ट्रांग व्हेन देयर आर ऑब्स्टिकल्स। और हाँ, हमें स्ट्रांग होना ही होगा जब ये इस तरीके के ऑब्स्टिकल्स आएंगे हमारी जिंदगी में, सो दैट वी डोंट गेट बीटन अप बाय देम। ताकि क्या ना हो, हमें कूट के ना चले जाए वो, मतलब हमें तोड़ के ना चले जाए वो, है ना। चलो ये हमने कर लिया, सेम टाइप का सवाल था। Why did Kezia's grandmother send her to the drawing room every Sunday afternoon? केजिया की दादी जो है वो केजिया को क्यों बार बार ड्राइंग रूम में भेज दिया करती थी? रीजन क्या था? केजिया की जो ग्रैंड मदर थी वो उनको क्यों बार बार ड्राइंग रूम में भेज दिया करती थी एवरी संडे? बताइए क्या रीजन था? कुछ तो रीजन होगा। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरा चश्मा आ गया। कैसा लग रहा है गाइस?
क्या मैं सही लग रही हूँ? क्या चश्मा ठीक लग रहा है? ओह, सुकून मिल रहा है। So, why did Kezia's, क्यों आखिरकार केजिया की जो ग्रैंड मदर है सेंड हर टू द ड्राइंग रूम एवरी संडे आफ्टरनून? क्यों? रीजन बताओ। सो केजिया's ग्रैंड मदर न्यू, केजिया की ग्रैंड मदर जानती थी दैट शी वॉज अफ्रेड ऑफ हर फादर, कि वो भाई बहुत ज्यादा डरती है अपने पापा से, एंड शी फेल्ट दैट इफ शी स्पोक टू हिम मोर ऑफन, और उसको ऐसा लगता था कि अगर वो उससे ज्यादा बात करेगी, है ना, सो शी वुड गेट रिड ऑफ दैट फियर, तो शायद उसके दिमाग से वो डर खत्म हो जाए। एंड सो एवरी संडे आफ्टरनून, इसीलिए हर संडे आफ्टरनून शी यूज्ड टू सेंड हर टू द ड्राइंग रूम, वो उनको ड्राइंग रूम में भेजा करती थी टू हैव अ नाइस टॉक विद हर फादर, ताकि भाई ये थोड़ा सा खुले, ये थोड़ी अच्छी बातें हो दोनों के बीच में, है ना, थोड़ा सा इनका बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग हो, वो चाहती थी बेसिकली। Do you think that the poem Rain on the Roof is lauding the healing power of nature's rain? बताइए। हाँ, the poet is appreciating rain, especially when he hears it from a cozy bed in a lovely cottage. तो कह रहे हैं, अप्रिशिएट करते हैं वो बारिश को, कि भाई खास तौर पर when he hears it, वो इसका एक बहुत प्यारा सा कमरा है, छोटा सा कोजी सा कमरा है ना, कोटेज बच्चों, कोटेज के अंदर, ठीक है ना, समझ लो ना, कोटेज, सीखो मेरी तरह बोलना, कोटेज होता है। मेरी और मेरे ओ की कोई प्रॉब्लम है यार। This rain and its sound have resurrected the fondest memory of the poet's mother in his mind. भाई बारिश ने उसकी मम्मा की इतनी प्यारी याद सामने लेकर आया ना। As the rain continues, the poet tries to recollect all that caused him pain, yet at the same time lifted his spirits. तो देखो, सब कुछ याद आ जाता है उसको, पोएट को सब कुछ याद आ जाता है, जिस चीज ने भी उसको परेशानी दी, जिस चीज ने भी उसको प्रॉब्लम पहुंचाई, वो भी, पर सारी अच्छी मेमोरीज भी आती है ना, सारी अच्छी बढ़िया बढ़िया मेमोरीज भी उसको आती है, मम्मी की जैसे, या जो भी बचपन में किया करते थे सब। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? चलो बढ़ जाएं आगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छे क्वेश्चंस जो है वो आप लोग कर चुके हैं, और ये ना बहुत सारे वो क्वेश्चंस थे जो आपके शॉर्ट आंसर टाइप भी हैं और आपके लॉन्ग आंसर टाइप भी हैं। अब अगर आप लोग चाहते हो मैं ऐसे और भी आपको शॉर्ट क्वेश्चंस करवाऊं, और इनके ही आने के चांसेस हैं, मैं आपको बता रही हूँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इनको कितना सीरियसली लेते हो और कितना सीरियसली नहीं लेते हो। तो थोड़ा सा तो सीरियसली आप लोगों को लेना पड़ेगा, ठीक है? हाँ जी, चलिए, बहुत बढ़िया बात है, यहां तक हो गया है काम, बढ़िया। अब आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए ना बच्चों, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम का लिंक डाला है, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है? चलिए, what does the each sound of shingle create? So each raindrop on the tiles of roof creates a rhythm with the poet's heartbeat. कि हर एक raindrop on the tiles of the roof की tiles पर creates a rhythm with the poet's heartbeat. वो कहीं ना कहीं एक rhythm create करती है पोइट की हार्टबीट के साथ, है ना। दिस इवोक्स थाउजेंड्स ऑफ ड्रीम्स, और ये बहुत हजारों फिर उससे आपको अलग अलग सपने आते हैं, यादें आती हैं। मेकिंग हिज थॉट्स बिजी while he focuses on listening to the pitter patter on the roof, his mind starts weaving recollections of fond memories of yesteryears. तो बेसिकली जैसे जैसे बरसात आ रही है, गिर रही है, छप छप छपाक छप छप के नाच दिल छम छम छम, नाच रहा उसका दिल, छम 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 नाच रहा है। ये हम कर चुके हैं। Why does the world remember Einstein as a world citizen? कि आखिरकार ये जो दुनिया है, ये क्यों आइंस्टीन को एक वर्ल्ड सिटीजन की तरह याद करे? So the world remembers Einstein as a world citizen. तो दुनिया जो है वो याद करती है आइंस्टीन को एक वर्ल्ड सिटीजन की तरह
as he was deeply hurt by the mass destruction in Japan. क्योंकि उनको बहुत दुख हुआ था, जो वो मास डिस्ट्रक्शन हुआ था जापान में, उसकी वजह से उनको बहुत दुख हुआ था. एंड कैंपेन्ड फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, वर्कड फॉर ह्यूमैनिटी. और बहुत उन्होंने हमेशा कैंपेन किए पीस के लिए, है ना, ह्यूमैनिटी के लिए हमेशा काम किया उन्होंने, डेमोक्रेसी के लिए हमेशा काम किया उन्होंने. ठीक है, चल. Why did Einstein's playmates call him brother boring? अभी आइंस्टीन के प्लेमेट्स जो हैं वो आखिरकार उसको ब्रदर बोरिंग क्यों बुलाते हैं? व्हाट वाज द रीजन कि उसको ब्रदर बोरिंग बुलाते हैं? क्योंकि वो एक तो बहुत टाइम बाद बोलना सीखा था, फिर जो भी बात बोलता था वो 2 बार बोलता था, और उसको ना इंटरेस्ट ही नहीं था मतलब इन सब बेसिक चीजों में. सो द वर्ल्ड रिमेंबर्स आइंस्टीन. नहीं, ब्रदर बोरिंग में ये आंसर कहां से आ गया? ब्रदर बोरिंग इसलिए बुलाते थे क्योंकि वो खेलता ही नहीं था उनके साथ, उसका सर भी थोड़ा सा बड़ा था, अनयूजुअल सा था, बोलता था तो भी 2 बार बोला करता था, है ना. तो वो सब चीजें थी जिसकी वजह से लोग उसके साथ ज्यादा रहते नहीं थे, वो बोरिंग बोलते थे उसको, वो हमेशा अलग ही था उसका जिंदगी. सो व्हाट डिड आइंस्टीन कॉल हिज डेस्क ड्रॉअर एट द पेटेंट ऑफिस एंड व्हाई? क्या बुलाता है वो पेटेंट ऑफिस में अपने डेस्क ड्रॉअर को? आइंस्टीन कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉअर एट द पेटेंट ऑफिस द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स. क्या बुलाता है? ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स. बिकॉज क्योंकि ही वाज वर्किंग एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न, क्योंकि वो एक टेक्निकल एक्सपर्ट की तरह काम कर रहा था पेटेंट ऑफिस बर्न में, वेयर ही वाज सपोज्ड टू बी असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशंस, जहां पर उसको क्या करना था बेसिकली दूसरे लोगों के जो भी इन्वेंशंस हैं उनमें उसकी मदद करनी थी, है ना, जहां पे वो अपना खुद का भी काम पर कर रहे थे. ये हम कर चुके हैं. Why did the doctor run from his house? From writer's arm, the snake slithered into his lap, crept onto the table and then moved towards the mirror. तो अभी तक वो हाथ पे जो सांप लिपटा हुआ था वो सामने शीशा देखकर उतर के शीशे में खुद को देखने लग जाता है, और वो सोचते हैं अब से मैं भी एक स्माइल रखूंगा. समझ रहे हो? So got up from the chair and leapt into the yard and ran to his friend's house to save his life. और वो भाग जाता है वहां से कि चलो उतरा, वो तो अपनी जान बचाने के लिए भागता है बेसिकली. किस चीज के लिए भागता है? जान बचाने के लिए भागता है. What were the 2 important decisions taken by the doctor while looking into the mirror? तो क्या थे वो 2 important decisions जो लिए गए डॉक्टर के जरिए while looking into the mirror? जब वो मिरर में देख रहे थे तब क्या 2 डिसीजंस थे? बोले अब तो मैं रोज शेव किया करूंगा, छोटी छोटी पतली पतली दाढ़ी रखा करूंगा और स्माइल रखूंगा हमेशा चेहरे पर, है ना. चलिए. What made the doctor utter death locked 4 inches away? क्यों बोलते हैं वो कि जो डेथ थी वो 4 इंच दूर थी मात्र मुझसे. So the doctor was under the grip of the snake. डॉक्टर कहां थे? सांप की जकड़ में थे. And sat motionless as a statue. और वो बिल्कुल एक स्टैचू की तरह बैठ गए थे, मोशनलेस. His body was inactive, but mind was completely active. बॉडी केवल इनएक्टिव थी पर माइंड पूरा एक्टिव था. And he knew very well that the snake would bite him. और ये बहुत अच्छे से जानते थे कि ये सांप मुझे काट लेगा at the slightest moment, अगर मैं थोड़ा सा भी हिला तो. This is what made his utter these words. और यही रीजन था जिसकी वजह से उन्होंने ये शब्द दोहराए कि भाई 4 इंच की दूरी पर क्या है? मात्र 4 इंच की दूरी पर मौत है. Is this poem correct in being known as a legend? Explain. So a legend is a semi-true story which has been passed on from person to person through ages. तो ये semi-true थोड़ी बहुत सच्ची कहानी है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पर पास ऑन की है ना. So this legend has an important meaning or symbolism for the culture in which it originates. So ये जो legend है इसका एक important meaning है या और symbolism कहीं ना कहीं है for the culture in which it originates. जिस कल्चर की ये कहानी है ना वहां पर इसका एक मीनिंग है. A legend includes an element of truth or is based on historic facts. अभी a legend के अंदर क्या होता है कि एक कोई सच्चाई की बात होती है जो कि एक हिस्टोरिक फैक्ट पर बेस्ड होती है बट विद मिथिकल क्वालिटीज. लेकिन इसके अंदर मिथिकल क्वालिटीज भी होती है ना. आप जैसे उसको भाई वुड पेकर बना दिया तो ये सब मिथिकल क्वालिटीज ही है. सो द सेंट इन टर्न कर्सेस द ओल्ड वुमन, है ना. So this poem can also be regarded as a folk tale which again is a story from one generation to another. तो हम इसको legend तो बोल ही सकते हैं बट हम इसको एक folk tale भी बोल सकते हैं, जैसे ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे जिस तरीके से पास ऑन हो रही है उसके अकॉर्डिंग. बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते बताओ?
हाँ या ना बोली जा सकती है ना ये एक फॉक टेल। चलिए, व्हाई डज द पोएट से दैट द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू? कवि जो है ये बात क्यों कहते हैं कि जो आवर्स हैं, जो दिन के घंटे हैं वो कम है, आर फ्यू वो कम है। सो इन द पोएम द पोएट यूजेस अ नेम नॉर्थलैंड, है ना, वो नॉर्थलैंड यूज करते हैं वर्ड। इन द एरिया ऑफ नॉर्थलैंड, अब नॉर्थलैंड में क्या होता है, द नाइट्स आर लॉन्गर एंड द डेज आर शॉर्टर, जो नाइट्स हैं वो लंबी होती हैं, जो डेज हैं वो छोटे होते हैं, एंड एज अ रिजल्ट देयर आर वेरी फ्यू आवर्स इन अ डे, है ना, तो इसी वजह से दिन के जो घंटे हैं वो काफी ज्यादा कम है। How did the father comfort the little girl Kezia when she got scared in her sleep? अभी पिताजी जो हैं वो कैसे अपनी बेटी केजिया को कंफर्ट करते हैं when she got scared in her sleep, जब वो अपनी नींद में डर जाती है। So the father came to Kezia's room with a candle. पापा जो हैं वो केजिया के कमरे में आते हैं कैंडल लेके, lifted her up in his strong arms, उसको अपनी गोदी में उठाते हैं, lay beside her, और उसको उसके बगल में लेट जाते हैं, एंड मेड हर स्टे क्लोज टू हिम, और उसको अपने पास रखते हैं कि तेरे पैर ठंडे हो रहे होंगे तो मेरे पैरों से अपने पैर रगड़ ले, गरम लगेगा तेरे को। सो शी हेल्ड हिज शर्ट एंड स्नगल्ड हरसेल्फ क्लोज टू हर फादर, उन्होंने उसकी शर्ट पकड़ी और ऐसे घुस गई अपने पापा में। दिस कंफर्टेड केजिया व्हेन शी गॉट स्कैर्ड इन हर स्लीप, इस चीज ने केजिया को कहीं ना कहीं कंफर्ट किया जब वो रात में डर गई थी। तो हुआ क्या है बेसिकली, तब उसका नजरिया अपने पापा को लेकर बदला, है ना, दैट वाज द टाइम, दैट वाज द मोमेंट जब उसका नजरिया अपने पिताजी को लेकर बदला। ठीक है, आ गई बात समझ में बच्चों? ठीक है, चलो। तो अगर आपको चाहिए है इसके पीडीएफ, है ना, तो आप फटाफट से क्या कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, मैं अभी के अभी पीडीएफ शेयर कर देती हूँ, आप वहां से इसका पीडीएफ ले सकते हैं। वेदांतु सीबीएसई 9th का वेदांत चैनल है वहां पर। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।